DPSP and separation of power. Clear? Separation of power and parliamentary system. निदेशक तत्व, शक्ति पृथक्करण और संसदीय शासन प्रणाली, इन तीनों तत्वों को, इन तीनों टॉपिक को हम मिला के चल रहे हैं। ठीक, कि बेसिकली तीनों चीजों का महत्व क्या है, तीनों चीजों की स्थिति क्या है। तो सेपरेशन ऑफ पावर की स्थिति कुछ अलग होगी, संसदीय शासन प्रणाली की स्थिति कुछ अलग होगी और निदेशक तत्वों की स्थिति कुछ अलग। निदेशक तत्व अगर देखा जाए तो निदेशक तत्वों में उन आदर्शों को समाहित किया गया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक विकास को स्थापित करने के लिए आदर्श रखे जाते हैं और राज्य को दायित्व दिया गया है, राज्य को यह कर्तव्य दिया गया है कि राज्य अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को समाहित करे। इसलिए जब डॉक्टर अंबेडकर निदेशक तत्वों के संबंध को लेकर कहते हैं तो निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में कई चीजें क्वेश्चन राइज की गई, कई तरह के प्रकार खड़े हो गए। एक तरफ से यह कहा गया कि निदेशक तत्वों का स्वरूप विधिक नहीं है। अब अगर निदेशक तत्वों का स्वरूप विधिक नहीं है तो यह राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, और जब राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है तो इससे जनता के हितों की पूर्ति कैसे हो सकती है। इस स्थिति को लेकर निदेशक तत्व के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर यह विचार देते हैं कि निदेशक तत्वों के महत्व का निर्धारण उसके सिर्फ विधिक स्वरूप से ही निश्चित नहीं होता, और अगर विधिक स्वरूप हो जाने के पश्चात भी अगर निदेशक तत्वों को विधिक स्वरूप दे भी दिया जाता है तो उसके महत्व का इंपॉर्टेंस या उसके महत्व की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं होगी। इसलिए वह विचार देते हैं या वह एक कमेंट भी कहते हैं कि निदेशक तत्वों का स्वरूप विधिक न होने के बावजूद भी इसके महत्व में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जन समर्थन है, जनता के हित हैं, और जनता के हित के कारण, जनता के हितों की पूर्ति के लिए निदेशक तत्वों के रूप में शासन के आदर्श या कर्तव्य के रूप में कुछ दायित्व दे दिए गए निदेशक तत्वों को। इसलिए निदेशक तत्वों में जिन सिद्धांतों को स्थापित किया गया है, जिन सिद्धांतों को समाहित किया गया है, उन सिद्धांतों को राज्य अपने कार्यों में समाहित करेगा। और संसदीय प्रजातंत्र के शासन में या संसदीय शासन प्रणाली में कोई भी सरकार जनता के हितों की उपेक्षा करके लंबे समय तक शासन नहीं कर सकती। एक तरफ तो ये कमेंट कहते हैं क्योंकि संसदीय प्रजातंत्र में बिना जन समर्थन के कोई भी सरकार अस्तित्व में नहीं रह सकती, एक कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरे तरफ अंबेडकर ये भी कहते हैं कि निदेशक तत्व में दिए गए सिद्धांतों को राज्य अपने कार्यों में समाहित करेगा, और जो भी सरकारें अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को समाहित नहीं करेगा उसे अगले निर्वाचन में जनता को जवाब देना होगा। एक पक्ष ये भी है। क्लियर? अब इन स्थितियों को लेकर निदेशक तत्व का उद्देश्य या जो डीपीएसपी के जो उद्देश्य रखे गए हैं उन उद्देश्यों को अगर देखें तो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है,
एक स्थिति तो ये हो गई, या डेवलपमेंट है, एक कंसेप्ट ये। इसलिए अगर निदेशक तत्व डीपीएसपी का कंसेप्ट इस आधार पर चल रहा है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी ऑब्लिक डेवलपमेंट। अब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का मतलब, लोकतंत्र का मतलब कि जीवन पद्धति से भी होगा, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक लोकतंत्र की बात होती है, राजनीतिक लोकतंत्र की बात होती है, आर्थिक लोकतंत्र की बात होती है। इसका मतलब है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का तात्पर्य है सामाजिक आर्थिक समानता और स्वतंत्रता से। अब दूसरा डायमेंशन अगर हम यहां पर लेके चलते हैं, दूसरी डायमेंशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का एक अगर डायमेंशन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्थिति को लेकर चलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन राज्य और व्यक्ति के संबंधों को स्थापित करता है, ठीक। और तीसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक मैनमेड डॉक्यूमेंट है, मानव निर्मित दस्तावेज है। तो अगर मानव निर्मित दस्तावेज है, मानव निर्मित अगर दस्तावेज है, तो उस स्थिति में मनुष्य अगर इस दस्तावेज के माध्यम से अगर राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है, तो उस राजनीतिक व्यवस्था को लेकर मनुष्य कुछ अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति या अपने स्थितियों को विकसित करने का प्रयास करेगा। अब जब विकसित करने का प्रयास करेगा, तो भारत के जो परंपरागत समाज है, उस परंपरागत समाज में जो विषमताएं थी, सामाजिक आर्थिक विषमताएं थी, क्यों? क्योंकि यह स्थिति संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को लागू करते समय यह बोला था, यह विचार दिया था कि संविधान को लागू करके हम सामाजिक आर्थिक विषमताओं से भरे हुए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह संविधान जिस राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, वह राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल और सुदृढ़ होगा जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। और इस सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने का दायित्व संविधान राज्य को दे दिया। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने का दायित्व राज्य को दे दिया, और जो दायित्व दिया गया, जिन सिद्धांतों के आधार पर यह दायित्व, वही सिद्धांत या वही नीतियां डीपीएस। इसका मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था जिस व्यवस्था पर स्थापित होती है, क्लियर, वह व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है। इसलिए इस पूरी स्थिति को अगर हम दूसरे वे में समझे, दूसरी स्थिति में अगर समझते हैं, तो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं प्रोफेसर रजनी कोठारी, और रजनी कोठारी ने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपनी सामाजिक व्यवस्था का प्रतिबिंब होती है। क्लियर? एनिमीज, जैसे जस्ट लाइक कि अगर मेरा या आपका जो फेस है मेरे शरीर का प्रतिबिंब है, ठीक, तो अगर सामाजिक ऊपर से अगर राजनीतिक व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक बना दें, समानता और स्वतंत्रता की स्थिति दे दे, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत वन मैन एंड वन वोट का कंसेप्ट संविधान लागू कर दिया। लेकिन भारतीय समाज परंपरागत समाज होने के कारण जो सामाजिक आर्थिक विषमताएं थीं, उस सामाजिक आर्थिक विषमताओं के कारण जो
विभिन्नताएं समाज में पाई जा रही थी, उससे बहुत अधिक समस्याएं थी, उससे बहुत ज्यादा समस्याओं का जिक्र था। ठीक, अब इसको तो उन्होंने कहा कि जब तक सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं होगी, आर्थिक व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं होगी, तो राजनीतिक व्यवस्था के लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ नहीं हो सकेगी। इसलिए अगर राजनीतिक व्यवस्था जिसकी स्थापना संविधान राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में कर रही है, वह राजनीतिक लोकतंत्र तभी महत्वपूर्ण और सुदृढ़ हो सकती है जब सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को भी हम लोकतांत्रिक बना दें। अब सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने के लिए संविधान भाग 4 के अंतर्गत निदेशक तत्वों के रूप में सिद्धांतों को समाहित करता है, नीति। इसलिए एक दूसरा कंसेप्ट डीपीएस के बारे में कहा जाता है कि डीपीएस या राज्य के नीति निर्देशक तत्व नीतियों और सिद्धांतों का वह समूह है जिसे राज्य का मार्गदर्शन होता है, राज्य को अपने कार्यों में समाहित करना होता है और राज्य अपने कार्यों में इन तथ्यों को स्थापित करेगा, इन तथ्यों को समाहित करेगा। इसलिए अंबेडकर यह भी कमेंट करते हैं कि जो भी सरकारें अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को समाहित नहीं करेंगी, उसे अगले निर्वाचन में जनता को जवाब देना होगा। और जनता को जवाब देने का मतलब यह हो गया कि हम इस राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं, उस राजनीतिक व्यवस्था पर यह दायित्व देते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपकी आज्ञाओं का पालन तभी करेंगे जब आप मेरे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करेंगे। इसलिए डीपीएस का पूरी जो अवधारणा है, वह अवधारणा आर्टिकल 36 को लेकर है, आर्टिकल 37 को लेकर है, आर्टिकल 38 को लेकर है। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा को डिफाइन करता है, आर्टिकल 37 राज्य के निदेशक तत्वों के विधिक स्वरूप के संबंध की बात करता है कि विधिक स्वरूप नहीं है, यानी मींस कि राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। और 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देगा। ठीक, अब लोक कल्याण को बढ़ावा देने का मतलब कि डीपीएस राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है। ठीक, अब सवाल या प्रश्न यह खड़ा होता है कि राज्य को या संविधान जिस राज्य की स्थापना करता है, जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है, उस राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, किस राज्य को यह दायित्व दिया गया। अब ऐसी स्थिति पर दो अवधारणाएं निकल के आती हैं। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में, तो राजनीतिक व्यवस्था यानी मींस पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था को ले लें, तो राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर डिबेट चली थी संविधान सभा में। वह डिबेट थी अध्यक्षीय शासन प्रणाली की और दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंटियल पॉलिटिकल सिस्टम और संसदीय शासन प्रणाली की पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, अध्यक्षीय शासन प्रणाली आपका अमेरिका। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह विवाद चल रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए जिस संविधान का निर्माण किया गया है, उस स्वतंत्र भारत के लिए संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली को स्थापित करे। ठीक, कभी कभी आप लोगों से प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी शासन प्रणाली का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो एक मापदंड है जिसके आधार पर शासन प्रणाली का निर्धारण किया जाता है और वह शासन प्रणाली का निर्धारण है आपका
रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी मीन्स विधायिका और कार्यपालिका के संबंध। यदि कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग हैं तो वह अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी, और यदि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है तो वह संसदीय शासन प्रणाली। ठीक, अब ये स्थिति है। अब दूसरा डायमेंशन खड़ा होता है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण की अगर स्थिति ले तो आर्टिकल 50 सेपरेशन बिटवीन एजुकेटिव एंड जुडिशरी, मीन्स कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। संविधान का लैंग्वेज ये है, आर्टिकल 50 सिर्फ कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण करता है, यानी मीन्स सेपरेशन बिटवीन एजुकेटिव एंड जुडिशरी। अब अगर सेपरेशन बिटवीन एजुकेटिव एंड जुडिशरी है तो इस मुद्दे पर ये जो स्थिति है वह स्थिति है फ्री जुडिशरी की, और फ्री जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन, यानी आधारभूत ढांचे के रूप में डिफाइन कर दी। क्लियर? मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था के स्थान पर एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना करते हैं, और इस कमीशन में जिन सदस्यों को शामिल किया जाता है उसमें एक सदस्य लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वह शामिल होते हैं। अब संविधान में संशोधन करके एनजेएसी को स्थापित किया गया। न्यायपालिका ने इस अमेंडमेंट को जिससे कि एनजेएसी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है उसको असंवैधानिक सिर्फ इसी आधार पर घोषित करता है क्योंकि आर्टिकल 50 सिर्फ कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन करता है। यह सेपरेशन फ्री जुडिशरी है और फ्री जुडिशरी संविधान का आधारभूत ढांचा। ठीक है, तो ये एक स्थिति थी। अब लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार का कानून मंत्री कार्यपालिका का सदस्य है, और अगर उसे जुडिशरी में जुडिशियल वर्क में शामिल किया जाता है तो आर्टिकल 50 जो सेपरेशन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी करता है वह डैमेज कर देगा, और आर्टिकल 50 जो फ्री जुडिशरी का इस्टेब्लिशमेंट करता है, फ्री जुडिशरी को स्थापित कर, और फ्री जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन करता है। तो यह बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में जब डिफाइन करता है तो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के संशोधन करने को लेकर संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि केशवानंद भारती नाम वर्सेज केरल स्टेट 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यही वर्डिक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन यह संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, यानी पार्लियामेंट की शक्ति असीमित नहीं है संविधान संशोधन को लेकर, बल्कि संविधान के संशोधन करने के ऊपर शक्ति पर बेसिक स्ट्रक्चर का रिस्ट्रिक्शन है, और संसद इस आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकेगी जो आधारभूत ढांचे के विरुद्ध। इसका मतलब है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो संविधान संसद को देता है वह संसद की यह शक्ति अनलिमिटेड ना होकर बल्कि लिमिटेड है। क्लियर? ये भी एक क्लियर हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस सेपरेशन
ऑफ पावर और पावर डिवीजन। तो अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, और दूसरी तरफ शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन, ये है आपका पावर डिवीजन, और ये है सेपरेशन ऑफ पावर। दो चीजें। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी क्या है और पावर डिवीजन की थियरी क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी या ये फ्रेंच राजनीतिक विचारक मॉन्टेस्क्यू देता है और उसकी किताब है स्पिरिट ऑफ लॉज, और उसमें जो विचार देता है वह विचार शासन के स्वरूप को सीमित करने के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करता है। एक अवधारणा तो ये थी, अब उसको हम अभी डिटेल कर रहे हैं। पावर डिवीजन ये संघीय संविधान है और शक्ति पृथक्करण अध्यक्षीय शासन प्रणाली का कैरेक्टर है, यानी मीन्स अमेरिका। क्लियर? सेपरेशन ऑफ पावर, that is the character of presidential political system, यानी मीन्स शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षीय शासन प्रणाली के लक्षण है। पावर डिवीजन मेरिट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब शक्ति पृथक्करण का मतलब हो गया कि यहां पर गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी है। ठीक। पावर डिवीजन का मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनिट गवर्नमेंट, दो चीजें, यूनियन गवर्नमेंट और क्या कहा जाता है, राज्य गवर्नमेंट, और इन दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। भारत का संविधान संघीय भी है लेकिन अध्यक्षीय नहीं है। अब क्यों नहीं है इसका भी हम जिक्र करते हैं। संघीय संविधान में शक्तियों का विभाजन यानी पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड ड्यूल गवर्नमेंट फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यानी मीन्स कि कहीं पर भी अगर संघीय संविधान की बात आती है, कहीं पर भी अगर संघीय संविधान को लेकर अगर क्वेश्चन राइज किया जाता है तो उसका सिर्फ एक मतलब, आप सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होगा या जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति होगी वह है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होगा और दोहरे शासन प्रणाली की स्थापना होगी। अगर भारत का संविधान संघीय संविधान है, क्योंकि एसआर बोम्मई के केस में सुप्रीम कोर्ट ये डिफाइन भी करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अगर डिफाइन कर दी, इसका मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर होगा। अब यहां पर जो कंसेप्ट है, यहां पर जो स्थिति है, इस स्थिति को लेकर अगर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया तो यह विभाजन संविधान में 7th शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में, और यह विभाजन 3 प्रकार से किए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। ठीक, अब ये जब केंद्र राज्य का टॉपिक आएगा तब उस पर बात करेंगे कि यूनियन लिस्ट में किस प्रकार के सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में किस प्रकार के सब्जेक्ट है
और कॉन्करेंट लिस्ट में किस प्रकार के संबंध में, और एक और पोजीशन आएगी आर्टिकल 248 अवशिष्ट शक्तियों को लेकर। तीनों लिस्ट के साथ साथ 248 भी आएगा, तब वहां पर जिक्र होगा।